दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद ईरान आग बबूला नजर आ रहा है और हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। अब ईरान ने सीधा नेतन्याहू के ऑफिस और यहूदी वायुसेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और साथ में साइप्रस पर भी ईरान ने हमला बोल दिया है और कई अमेरिकी फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिका में बेचैनी नजर आ रही और अमेरिका का मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार खत्म हो रहा है। युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गया है और ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी सत्ता परिवर्तन के कोई भी संकेत अमेरिकी अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है, जिससे अमेरिका इजरायल की नींद उड़ी हुई है। तो जानेंगे पूरी खबर क्या है। दोस्तों, इजरायल अमेरिका और ईरान की जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने घोषणा की है कि उसने ईरान के खिलाफ इजरायल अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में ट्रू प्रोमिस 4 हमलों की 10वीं लहर के हिस्से के रूप में नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली वायुसेना कमांडर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है। ये हमला आधी रात को अरकोटिरी बेस पर हुआ। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वहीं कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो गए। जेट हवा में गोल गोल घूमने के थोड़ी देर बाद जमीन से टकरा गए। हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई। ईरान ने घोषणा की है कि उसने 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि अमेरिका का दावा है कि 3 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान आपसी गोलीबारी में तबाह हुए हैं। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब के तेल की रिफाइनरी को निशाना बनाया है। सऊदी अरब के सरकारी टीवी के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरामको कंपनी की रास तनूरा रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। ये रिफाइनरी दम्माम के पास स्थित है। पहले रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि 2 ड्रोन को मार गिराया गया था, लेकिन उनके मलबे गिरने से तेल रिफाइनरी में आग लग गई। दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी ने सोमवार को कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान से संपर्क किया जा रहा है ताकि ईरान सीज फायर कर ले, लेकिन ईरान किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के जबरदस्त पलटवार से अमेरिका में बेचैनी नजर आ रही है। वाशिंगटन ने जिस ऑपरेशन को एपिक रेज नाम दिया है, उसके बीच और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद बड़े जबरदस्त तनाव के माहौल में अब अमेरिका के अंदर ही बेचैनी बढ़ने लगी। ईरान की तरफ से अलग अलग देशों में अमेरिकी ठिकानों और हितों पर हमलों के बाद अमेरिकी सत्ता के गलियारों में यह डर साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं यह टकराव लंबी और थकाऊ जंग में ना बदल जाए। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर लड़ाई हफ्तों तक चली तो अमेरिका के एयर डिफेंस यानी मिसाइल रोकने वाले सिस्टम के गोदाम खाली होने लगेंगे, क्योंकि पहले से ही ये भंडार सीमित यानी काफी कम बताए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने साफ कहा कि अक्सर एक दुश्मन मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगानी पड़ती है, यानी खर्च ज्यादा, दबाव और ज्यादा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की आर्मर्ड फोर्सेज कमेटी के सीनियर डेमोक्रेट नेता एडम स्मिथ ने भी चेतावनी दी कि ये अभियान अमेरिका को ऐसे गोला बारूद खर्च करने पर मजबूर कर रहा है जो पहले से दबाव में है। उनका कहना था कि जंग के बीच ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी मिसाइलें खत्म हो गई, जरा रुक जाइए। इसी तरह ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन कैन ने भी व्हाइट हाउस को पहले आगाह किया था कि अगर सहयोगी देशों का पूरा समर्थन नहीं मिला और हथियारों की कमी रही तो ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा ऑपरेशन जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान लगातार दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। अधिकारियों ने माना कि जवाब पूरी ताकत से आ रहा है। हमलों की संख्या और अलग अलग जगहों को निशाना बनाए जाने से चिंता और बढ़ गई, खासकर तब जब ईरान के कई बड़े सैन्य नेताओं की मौत के बाद कमान किसके हाथ में है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। पेंटागन के अंदर माहौल को तनावपूर्ण
और शंकाओं से भरा बताया जा रहा है। कुछ सूत्रों ने कहा कि डर यह है कि कहीं हालात हाथ से बाहर ना हो जाए। इस खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने 2 दिन से भी कम समय में 1000 से ज्यादा लक्ष्यों को तबाह किया है, जिनमें जहाज, पनडुब्बियां, मिसाइल साइट और कमांड सेंटर शामिल है। मकसद साफ है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को जितना जल्दी हो सके कमजोर करना। लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है, खासकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले शायद ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस के लिए आसान निशाना नहीं है। कुछ हमले रक्षा कवच को भेदते हुए बहरीन जैसे ठिकानों तक पहुंचे। इस अभियान में अब तक 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध में हताहत होना अक्सर होता है और अभियान 4 हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिकी मिसाइल भंडार लगातार हो रहे हमलों को झेल पाएंगे या फिर हालात धीरे धीरे ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंत फिलहाल किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच अमेरिकी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि वाशिंगटन के कई बड़े अधिकारी इस बात को लेकर संशय में है कि ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियान जो अली खामेनी की मौत के बाद तेज हुआ, क्या सच में तेहरान की सत्ता की बुनियाद हिला पाएगा या नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि अभी निकट भविष्य में ईरानी शासन के गिरने की संभावना काफी कम है, भले ही लगातार हवाई हमलों से सरकारी ढांचे को नुकसान हुआ हो और जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार की लोकप्रियता घटी हो, लेकिन सिस्टम तुरंत ढह जाएगा ऐसा उन्हें नहीं लगता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर वीडियो जारी कर ईरानियों से कहा था कि इस मौके का फायदा उठाकर अपना देश वापस लें। लेकिन अमेरिकी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान का विपक्ष बटा हुआ और थका हुआ है, इसलिए 1979 से चली आ रही व्यवस्था को उखाड़ फेंकना आसान नहीं दिखता। पहले दी गई खुफिया रिपोर्टों में यह भी आशंका जताई गई थी कि अगर खामेनी की मौत के बाद सत्ता में बदलाव होता है तो हो सकता है और ज्यादा सख्त रुख वाले नेता, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC या कट्टरपंथी धर्मगुरु आगे आ जाएं। यानी चेहरा बदले लेकिन नीति में बड़ा बदलाव जरूरी नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि IRGC इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके पास मजबूत आर्थिक और सुरक्षा नेटवर्क है। जनवरी के प्रदर्शनों के दौरान भी उसके भीतर किसी बड़े विद्रोह या टूट की खबर नहीं आई, जबकि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सेना या सुरक्षा बलों का बंटना अहम माना जाता है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले महीनों में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी से भी संपर्क किया। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। इससे यह अटकलें जरूर लगी कि अगर सत्ता में खालीपन आया तो अमेरिका किसे समर्थन दे सकता है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारी खुद ज्यादा निराश दिख रहे हैं कि कोई भी विपक्षी चेहरा, चाहे उसे बाहर से समर्थन मिले, पूरे देश पर कंट्रोल कायम कर पाएगा या नहीं। कुछ पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि असली फैसला इस बात पर टिका है कि ईरान की नियमित सेना और सुरक्षा एजेंसियां किस तरफ खड़ी होती है। अगर वे सरकार के साथ रही तो मौजूदा ढांचा कायम रहेगा, लेकिन अगर उनके भीतर से कोई बड़ा धड़ा जनता के साथ आ गया तभी बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।